अब आगे बढ़ते हैं। ये पार्ट में हमको स्टार्ट करना है SDI, सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट। अब ये क्या है? अब इसी का एक और कनेक्टेड टॉपिक है, वो होता है सिक्योरिटी रिसीट्स। वो आपको देना शायद इंस्टीट्यूट भूल गया है, पर एक और कनेक्टेड टॉपिक होता है सिक्योरिटी रिसीट्स। ठीक है, ये दोनों का थोड़ा सा जो दुनिया है, जो बैकग्राउंड है, वो सेम है। अब ये पहले समझ लेते हैं कि क्या दुनिया है, क्या इसका बैकग्राउंड है। सबसे पहले इसका बैकग्राउंड में आता है बैंक्स, कि बैंक्स होते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, NBFC होते हैं। ठीक है, ये लोग क्या होते हैं? ये लोग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, लोन देना इनका काम है। ये इंटरमीडियरीज होते हैं, आपसे ही पैसा लेते हैं, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, अलग अलग डिपॉजिट अकाउंट्स के थ्रू आपसे पैसा लेते हैं, और ये बिजनेस जो करना चाहते हैं उनको ये लोन देते हैं, जो हमने चैप्टर स्टार्टिंग में ही देख लिया था। इसमें जो फाइनेंशियल सिस्टम पढ़ा था, ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था इनडायरेक्ट तरीका क्या होता है, इनके थ्रू पैसा जो फ्लो होता है इनके थ्रू इनडायरेक्टली होता है। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, अलग अलग लोगों से पैसा लेते हैं, डिपॉजिट्स लेते हैं या लोन्स लेते हैं। ठीक है, और आगे चल के ये, ठीक है, लेते किससे हैं? जो सेव करते हैं या जिनको इन्वेस्ट करना है। ठीक है, और ये जो बिजनेस करते हैं, बिजनेसमैन को ये लोन देते हैं। ठीक है, बिजनेसमैन को ये अलग अलग बिजनेसमैन को लोन देते हैं। ठीक है, तो लोन देना इनका काम है। क्लियर है क्या? अब जब भी ये बिजनेस को लोन देते हैं, ठीक है, तो बिजनेस में बहुत अलग अलग टाइप के लोन होते हैं, जो आप देखोगे, पर्सनल लोन, वो भी सब होते हैं। बैंक क्या क्या टाइप के लोन देता है? तो वो कैश क्रेडिट देता है। कैश क्रेडिट आपने सुना होगा, कैश क्रेडिट है, या उसको कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, बैंक OD, बैंक ओवरड्राफ्ट। फिर इसमें आता है आपका लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, गोल्ड लोन, हाउसिंग लोन। ठीक है, हाउसिंग लोन्स। फिर आपका प्रोजेक्ट लोन होते हैं, प्रोजेक्ट के लिए लोन दिए जाते हैं, प्रोजेक्ट लोन्स। ठीक है, फिर आता है टर्म लोन्स, जो बिजनेस को नॉर्मली दिया जाता है, टर्म लोन। फिर इसमें आप व्हीकल लोन ले सकते हो, कार लोन, व्हीकल लोन्स। ठीक है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग स्कीम्स हैं, बहुत अलग अलग प्रकार के लोन बांटे जाते हैं। ठीक है, अब इसमें एक कंसेप्ट होता है कि अगर ये लोग अपना लोन प्रॉपरली रीपे कर रहे हैं, इनका रीपेमेंट शेड्यूल बनता है ना, जो भी लोन आप लेते हो उनका EMI होता है, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स। कुछ के मंथली होते हैं, कुछ के क्वार्टरली होते हैं, कुछ के हाफ ईयरली होते हैं, अलग अलग इंस्टॉलमेंट सिस्टम होता है। अगर ये अपने इंस्टॉलमेंट्स टाइम पे भर रहे हैं तो उनको कहा जाता है स्टैंडर्ड एसेट्स। RBI का ये टर्म है, RBI इस पे रेगुलेशन लाती है। तो RBI के हिसाब से वो एक स्टैंडर्ड एसेट है जो टाइम पे अपना इंस्टॉलमेंट भर रहा है। और जो लोग टाइम पे अपना इंस्टॉलमेंट नहीं भर पा रहे हैं, जो डिफॉल्ट में है, उनको कहते हैं NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, NPA। ठीक है, तो ये हमारे बैंकिंग सिस्टम का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है NPA। NPA का टेक्निकल डेफिनेशन होता है 90 डेज से ज्यादा अगर आपने ड्यू हो चुका है, कोई इंस्टॉलमेंट ड्यू हो चुका है और 90 डेज हो गए हैं, 90 डेज ड्यू हो गए हैं और अभी तक आपने उसको चुकाया नहीं है, तो ड्यू होके जब 90 डेज कंप्लीट हो जाते हैं तब आपका अकाउंट NPA की कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है। ठीक है, मतलब अब ये रेगुलर अकाउंट नहीं है, इसमें अब डिफॉल्ट होने के चांसेस हैं, इसमें पैसा डूबने के चांसेस हैं, और इसमें RBI प्रोविजन करने के लिए कहता है। जैसे अकाउंट्स में आप पढ़ते हो ना प्रोविजन, कि जब भी कोई लॉस हो सकता है तो आपको प्रोविजन करना पड़ता है, थोड़ा सा प्रॉफिट उस लॉस को एब्जॉर्ब करने के लिए बचाना पड़ता है। आए ख्याल में? मतलब RBI ये मानता है कि इसमें अब पैसा डूब सकता है और आपको उसके लॉस का इंतजाम करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें पूरे बैंकिंग सिस्टम में यही प्रॉब्लम है, यही दीमक की तरह पूरे बैंकिंग सिस्टम को खा रहा है। NPA जो भी लोन्स हो जाते हैं
वो बड़ा सरदर्द है और बैंक के लिए वो एक मतलब एक लाइबिलिटी की तरह हो जाता है कि कैसे इस अकाउंट से अब पीछा छुड़ाएं। आए ख्याल में, क्योंकि बैंक की बैलेंस शीट जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, उनका जो पूरा एक साइकिल होती है, क्योंकि बैंक का क्या काम है, मनी सप्लाई, पैसे लो दो, वापस जो आएंगे फिर आगे दो, रोटेशन ऑफ मनी का इनका काम होता है। जितना अच्छा बैंक के पैसे का रोटेशन होता है उतना उनका प्रॉफिट ज्यादा होता है। आए ख्याल में। और जैसे ही ये फ्लो रुक जाता है, स्लो हो जाता है बिकॉज ऑफ एनपीए, तो बैंक को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाता है। तो बैंक बेसिकली पीछा छुड़ाना चाहता है इस एनपीए लोन से कि भाई जितना भी इससे पैसा रिकवर हो जाए, बस रिकवर हो जाए और ये हमारे बुक से हट जाए। इसमें से जो भी रिकवर हो सकता है वो हमको मिल जाए और हम नए लोन बांटें। आए ख्याल में। तो बैड लोन्स जो होते हैं एनपीए, उनसे पीछा छुड़ाना, उनको रिसाइकल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो जो पूरा फ्लो है बैंकिंग सेक्टर का वो डिस्टर्ब हो जाता है और बहुत बड़ी दिक्कत पूरे कंट्री को हो सकती है। ठीक है, तो ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे रास्ते गवर्नमेंट और आरबीआई निकालते रहती है। तो वन सच वे ऑफ डीलिंग विद दिस एनपीए इज एसडीआई, सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट। तो इन एनपीए लोन्स को क्या किया जाता है, सिक्योरिटाइज किया जाता है। अब आते हैं मुद्दे पे, सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट। सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, मतलब सिंपल इसका मतलब ये होता है कि आप लोन को एक सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर देते हो। ठीक है, लोन कौन सा, ये वाला जो बैंक बिजनेस वालों को लोन बांटता है या कंज्यूमर्स को जो लोन बांटते हैं, ये लोन्स को हम सिक्योरिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। क्योंकि लोन ट्रांसफरेबल नहीं होता, बैंक अपना लोन डायरेक्टली किसी और को बेच नहीं सकती है। लोन इज नॉट ट्रांसफरेबल क्योंकि वो सिक्योरिटी नहीं होती है। तो इसीलिए उसको हम पहले क्या करते हैं, सिक्योरिटी में कन्वर्ट करते हैं, जिसको हम कहते हैं सिक्योरिटाइजेशन। ठीक है, सिक्योरिटाइजेशन के थ्रू हम लोन को सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर देते हैं और वो सिक्योरिटी फिर हम इन्वेस्टर्स को बेच देते हैं। ठीक है, ये कैसे होता है यही आपको समझना है, कौन से टाइप के लोग हैं जो इसको खरीदेंगे। ठीक है, यही सब आपको समझना है। चलो, तो अब आते हैं सिक्योरिटाइजेशन पे। ये हो गया नॉर्मल साइकिल। पहले आप ये लिख लो, पहले आप ये लिख लो। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। चलो बढ़े आगे। अब हमको करना क्या है, ठीक है, अब हमको करना क्या है, इसमें क्या होता है कि कोई स्पॉन्सर आता है। इसमें मतलब क्या है, ये एक एक्चुअली बिजनेस है, ये एक्चुअली एक बिजनेस है, सिक्योरिटाइज करना ये एक बिजनेस होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एक ट्रस्ट बनेगी जिसको आप कहते हो एसपीवी ट्रस्ट, स्पेशल पर्पस व्हीकल ट्रस्ट या सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट भी इसको कहा जाता है। ठीक है, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, ठीक है, ये बनाई जाएगी एज पर आरबीआई रेगुलेशन। ठीक है, ये बनाने के लिए आरबीआई ने ही कहा है, क्योंकि ट्रस्ट एक इंडिपेंडेंट पर्सन माना जाता है, ट्रस्ट एक अलग पर्सन माना जाता है, ट्रस्ट पूरा उसका रूल अलग होता है और एक आर्टिफिशियल सेपरेट पर्सन का स्टेटस होता है। तो इसलिए टिपिकली जहां भी आप देखोगे ट्रस्ट स्ट्रक्चर ज्यादा चलाया जाता है। तो आरबीआई ने ही किया, कहा गया है कि आप पहले एक ट्रस्ट बनाओ, पहले आप एक ट्रस्ट बनाओ। ठीक है, फिर क्या करो, बैंक से ये जो बैड लोन्स हैं आप ये खरीदो। ठीक है, बैंक जो है उसके बुक्स में जो एनपीएज हैं, ये एनपीए बैंक सेल करेगी, ट्रांसफर कर देगी ट्रस्ट को। ठीक है, ट्रांसफर कर देगी, मतलब जो भी इसके जो ईएमआई होते हैं इसको हम असाइन करते हैं। टेक्निकली लोन सेल होता नहीं है, ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया है,
लोन सेल नहीं होता, इट इज नॉट अ गुड और इट इज नॉट अ कमोडिटी। तो उसमें क्या होता है, असाइनमेंट होता है कि ये जो राइट टू रिसीव ईएमआई है, जो आपको 10 साल का आपने लोन लिया है तो 10 साल तक ये जो आपको ईएमआई मिलने वाली है, इसका राइट आप ट्रांसफर कर सकते हो। राइट्स आर ट्रांसफरेबल। तो ये जो ईएमआई रिसीव करने का राइट है बैंक के पास, ये राइट असाइन किया जाता है ट्रस्ट को, ठीक है। और इसका पैसा देना पड़ेगा। अगर आप राइट्स असाइन कर रहे हो, इन इफेक्टली आप लोन ट्रांसफर कर रहे हो, तो इसका पैसा अब ट्रस्ट कैसे देगी? तो ट्रस्ट इसके लिए सिक्योरिटीज इशू करेगी विच इज कॉल्ड एज एसडीआई, ठीक है। अब यहां पे एसडीआई इशू होंगी, सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट इशू होंगे और ये इन्वेस्टर्स को इशू किए जाएंगे। अब इसमें कौन ही पैसा लगाएगा? अब आप समझो बात को कि आपने एक सेंटेंस सुना होगा, आपदा में आपदा में अवसर, आपदा में अवसर, ठीक है। ये वही वाला सिचुएशन है कि आपदा है, एनपीए एक आपदा है, लेकिन इसमें अवसर भी होता है। ऐसे भी लोग होते हैं, टेढ़े लोग होते हैं, जिनको आपदा में भी अवसर दिख जाता है। तो यहां पे अवसर भी होता है कि अगर लोन, सपोज एक मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं कि अगर 100 करोड़ के लोन्स हैं, ठीक है, 100 करोड़ के लोन है और उस पर 20 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट है, टोटल जो ईएमआई है वो आपके 120 करोड़ के है, ठीक है। ईएमआई जो रिसीवेबल्स है वो 120 करोड़ में है, ठीक है। अब क्योंकि ये एनपीए है, एनपीए होने के वजह से इसका जो वैल्यू है, जब भी ये ट्रांसफर किया जाएगा इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि इसमें लॉस होने के चांसेस हैं। तो लॉस का एस्टिमेट कितना है, किसका है, वो सब आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा कि इसमें से कितना पैसा रिकवर हो सकता है, ठीक है। तो यही पूरा गेम है, यही पूरा गेम है, वैल्यूएशन का ही पूरा गेम है कि अगर बैंक इसको सपोज उसको लगता है कि यार मेरे 120 में से 80 करोड़ ही रिकवर हो पाएंगे, तो बैंक उसको 80 करोड़ में आज की डेट में ट्रांसफर करने के लिए रेडी हो जाता है, क्योंकि ये सालों साल रिकवरी होगी, सालों साल ईएमआई आएंगे, बहुत ज़्यादा टाइम इन्वॉल्व है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, हो सकता है बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर कोर्ट केस करना पड़े, बहुत लंबा प्रोसीजर है, बहुत मगजमारी होती है इसमें, ठीक है। तो अगर बैंक को लगता है कि यार 80 करोड़ ही मुझे मिल सकता है, तो वो आज के डेट में ही रेडी हो जाता है कि चलो मैं 80 करोड़ में बेचता हूं। अब 80 करोड़ वो बोलेगी तो 80 करोड़ में तो नहीं बेच पाएगी ना, नेगोशिएशन होता है, तो बीच की वैल्यू नेगोशिएट होगी। जो भी इन्वेस्टर है या जो भी खरीदना चाहेगा वो आधा रेट ही देगा, भाई 120 है मैं 60 दूंगा, तो 60 80 नेगोशिएट करके 70 सपोज लॉक हो गया, तो 70 करोड़ में बैंक ने इसको बेच दिया। तो अब गेम यही है कि 120 करोड़ रिकवर करने का आपके पास राइट है, आपने इसको 70 करोड़ में ही खरीदा है। अब आपकी ये स्किल है कि आप कितना ज्यादा इसमें से रिकवर कर सकते हो, कोर्ट केसेस कितना आप लड़ सकते हो, रिकवरी कितनी अच्छी आप कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये अवसर है, आपदा में अवसर ये है कि बैठे बैठे आप 50 करोड़ रुपए कमा सकते हो। आपकी एक पूरी मार्जिन है 50 करोड़, अब पूरे 50 करोड़ तो आप नहीं कमाओगे, कम ही कमाओगे, बट ये भी एक अच्छा अमाउंट हो जाता है। बैंक ने देखो 100 करोड़ रुपए दिए थे, तब जाके 20 करोड़ का ब्याज था, 100 करोड़ पे 20, तो सिर्फ 20% बैंक कमा सकती थी। यहां पे आप देखो 70 करोड़ पे कितना ज्यादा अमाउंट कमा सकते हो, सोच के देखो। तो ये ऐसे लोग भी होते हैं जो इन टाइप के एसेट्स में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए रेडी होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो यहां पे रिकवरी कर सकते हैं, उनके पास वैसा स्टाफ है, उनके पास वैसे लॉयर्स हैं, उनके पास वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके पास वैसा एक्सपीरियंस है कि वो यहां पे बीच में आके ज्यादा रिकवरी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे इन्वेस्टर्स आते हैं जो टिपिकली म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, सब आएगा आगे, एक्चुअली ज्यादा मैं नाम इसलिए बता नहीं रहा क्योंकि आपने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है। तो इसमें जो बड़े बड़े बॉडी कॉर्पोरेट्स होते हैं, बड़े बड़े कंपनीज होते हैं, वही आते हैं, ठीक है। म्यूचुअल फंड्स होते हैं, इसमें हम पढ़ेंगे पेंशन फंड्स होते हैं, पेंशन फंड्स होते हैं, फिर इसमें प्रोविडेंट फंड्स होते हैं, इसमें दूसरे बैंक्स भी आ सकते हैं, ठीक है, अदर बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एनबीएफसीज, ठीक है, कोई भी आ सकता है, क्लियर है। तो ये सारे ऐसे प्लेयर्स हैं, छोटे प्लेयर्स नहीं है,
ये खिलाड़ी हैं अपने फील्ड में, इनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, इनकी पूरी टीम होती है, ये पूरा असेस करते हैं और ये फिर नेगोशिएट करते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा होता है। तो एसडीआई इशू की जाएंगी और ये इन्वेस्टर्स ट्रस्ट को पैसा देंगे, कैश, और यही पैसा जो ट्रस्ट है वो बैंक को दे देगी। ठीक है, क्लियर है क्या? तो अगर मैं 70 करोड़ का वो नंबर फिक्स करूं तो ये सेल होता है 70 करोड़ में। ठीक है, इसको रेस करने के लिए 70 करोड़ के एसडीआई इशू होंगे, तो 70 करोड़ यहां से आएगा और यही 70 करोड़ बैंक को पे कर दिया जाएगा। क्लियर है क्या? और आपको 120 करोड़ के रिसीवेबल्स असाइन हो जाएंगे। और अब जो अंडरलाइंग बोरोवर है, ये जो अंडरलाइंग बोरोवर है, ये अब जो ईएमआई है वो ट्रस्ट को रीपे करते रहेगा। मतलब सारे जो राइट्स हैं वो अब ट्रस्ट को चले जाएंगे। जो भी रिकवरी करनी है, जो भी कोर्ट केसेस करने हैं, जो भी एक्शन लेना है, अब वो ट्रस्ट को सारे पावर्स असाइन हो जाते हैं और ट्रस्ट अभी रियल ओनर माना जाता है और ट्रस्ट इस पे एक्शन लेके रिकवर करेगा और वो जो भी पैसा रिकवर होते जाएगा वो पैसा इन्वेस्टर्स में बांटा जाएगा। क्लियर है क्या? तो ये रीपेमेंट आएगा, यहां से आपको ईएमआई मिलते रहेगा और ये ईएमआई फिर आप इन्वेस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, डिस्ट्रीब्यूट द ईएमआई। तो इससे क्या हुआ, एक सिक्योरिटी बन गई। जैसे आप डेट सिक्योरिटीज में पैसा नहीं लगाते, सपोज आपने किसी के डिबेंचर में पैसा लगाया, आप एक इन्वेस्टर हो, आपने डिबेंचर्स के रूप में किसी कंपनी को पैसा दिया, अब वहां से क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, रेगुलर आपको इंटरेस्ट मिलते रहेगा और आखिरी में आपको पूरा पैसा एक साथ मिल जाता है। यहां पे बस आपको ईएमआई फॉर्म में मिलेगा। जैसे लोन पे बैंक को ईएमआई मिलती है, उसमें ईएमआई में कुछ पार्ट प्रिंसिपल का होता है, कुछ पार्ट इंटरेस्ट का होता है, तो वही स्ट्रक्चर में एसडीआई पे आप रीपेमेंट करते रहोगे। क्लियर है? तो ये पूरा कंसेप्ट है एसडीआई का। ठीक है, सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट। तो एक्चुअली एसडीआई देखो कौन इशू कर रहा है, एसडीआई इशू हो रहा है ट्रस्ट के थ्रू। ट्रस्ट एसडीआई इशू करता है इन्वेस्टर्स को। और अब ये जो एसडीआई है ये ट्रस्ट चाहे तो लिस्ट करा सकती है, ये ट्रस्ट चाहे तो लिस्ट करा सकती है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे कि ये एसडीआई को आप आगे चल के बीएससी या एनएससी पे लिस्ट करा सकते हो। ठीक है, लिस्टिंग करा सकते हो। तो इससे क्या होगा, एक इन्वेस्टर फिर दूसरे इन्वेस्टर को ट्रांसफर भी कर सकता है। ठीक है, तो वो उनको एक ट्रांसफरेबिलिटी भी मिल जाएगा कि वो आगे चल के स्टॉक मार्केट पे जाके किसी और इन्वेस्टर को ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा एसडीआई का मैकेनिज्म होता है, अच्छे से आप बना लो। ठीक है, तो ये एक आरबीआई ने रास्ता दिया हुआ है। अब पढ़ते पढ़ते और भी चीजें समझते हैं। ठीक है, जितना दिया है अभी मैं आपको उतना ही बताऊंगा। ठीक है, चलो। एसडीआई, एसडीआई आर फाइनेंशियल सिक्योरिटीज। ठीक है, जैसे इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स सिक्योरिटीज होते हैं, वैसे भी ये भी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज हैं दैट आर क्रिएटेड बाय सिक्योरिटाइजिंग इंडिविजुअल लोन्स। ठीक है, इंडिविजुअल जो बैंक के लोन होते हैं उसको सिक्योरिटाइज किया जाता है, मतलब उसको उसके अगेंस्ट सिक्योरिटीज इशू की जाती हैं फॉर रेजिंग द फंड्स। सिक्योरिटाइजेशन इज अ फाइनेंशियल प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स इशूइंग सिक्योरिटीज दैट आर बैक्ड बाय एसेट्स, कॉमनली डेट। ठीक है, बैक्ड बाय का मतलब क्या है कि अगर अंडरलाइंग बोरोवर ने, जैसे एसडीआई है, एसडीआई अपने आप में तो कुछ भी नहीं है ना, एसडीआई अपने आप में कुछ भी नहीं है। एसडीआई किसके अगेंस्ट में है, लोन के अगेंस्ट में है। अगर एसडीआई पे सपोज पैसा नहीं मिला तो आप उन बोरोवर से जाके पैसा रिकवर कर सकते हो। वो बोरोवर ने कुछ तो गिरवी भी रखा होगा ना, हो सकता है उसने लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लिया हो तो उसने अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखी होगी, उसने अगर लोन गोल्ड लोन लिया है तो गोल्ड गिरवी रखा होगा, उसने नॉर्मल टर्म लोन लिया है तो उसने हो सकता है कोई अपने एसेट पे चार्ज क्रिएट किया होगा, कुछ ना कुछ गिरवी रखा होगा ना, सिक्योर्ड लोन होंगे। तो वो ट्रस्ट
बेच बेच के पैसा वसूल कर सकती है। उसको सारे राइट्स लॉ ने दिए हुए हैं और वो सारे राइट्स एक्सरसाइज करके ट्रस्ट कोर्ट केस करके भी एक एक पैसा रिकवर कर सकती है। ठीक है, तो एसडीआई का जो अंडरलाइंग है वो होता है एसेट्स, मतलब लोन्स। लोन्स अंडरलाइंग होते हैं जो एक्चुअली इंसान या कंपनीज है जिनको आपने लोन बांटा है और उन्होंने कोई ना कोई एसेट भी आपके पास गिरवी रखा होगा। ठीक है, तो that are backed by assets, most commonly debt. The assets are transformed into securities and the process is called as securitization. और इसीलिए नाम भी क्या है, सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये एक डेट इंस्ट्रूमेंट है क्योंकि इसका अंडरलाइंग जो है वो डेट है। लोन क्या होता है, डेट होता है, तो सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट है। The owner of the securities receives an income from the underlying assets, hence the term asset backed security. इन्हीं को एसेट बैक सिक्योरिटी भी कहा जाता है क्योंकि ये सिक्योरिटीज की बैकिंग एक एसेट के थ्रू है, एक लोन के थ्रू है। आए ख्याल में? और इनको एक और नाम आता है एमबीएस, मॉर्गेज्ड बैक्ड सिक्योरिटी। जब भी जो लोन है, जैसे एग्जांपल देता हूं, ये जो लोन है, लोन के हिसाब से नाम दिए जाते हैं। अगर मेरा लोन ये है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है यहां पे, इमूवेबल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग पे अगर आपको चार्ज क्रिएट करना है तो उसको टेक्निकली कहते हैं मॉर्गेज। ठीक है, तो इसीलिए उस अगर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आपने एसडीआई इशू किया तो उसको आप क्या कहोगे, मॉर्गेज्ड बैक्ड सिक्योरिटी। मतलब ये ऐसा एसडीआई है, ऐसा सिक्योरिटी है जिसकी बैकिंग मॉर्गेज से है, मतलब एक इम्यूवेबल प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट किया गया है। और मॉर्गेज ज्यादा सिक्योर होता है क्योंकि इम्यूवेबल प्रॉपर्टी का अच्छा खासा रिकवरी होता है, आप आसानी से सेल कर सकते हो और अच्छा खासा वैल्यू रिकवर होता है और इवन उसका वैल्यू बढ़ता भी है। ठीक है, तो एमबीएस उसको कहते हैं, मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी। जब लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी को आप सिक्योरिटाइज करते हो, उस पर अगर आप एसडीआई इशू करते हो तो उसको मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी कहते हैं। और अदर कोई एसेट है तो उसको एबीएस कहते हैं, एसेट बैक्ड सिक्योरिटी। हो सकता है कंपनी का एसेट उस पर आपने गिरवी रखा हो सकता है फर्नीचर गिरवी हो सकता है प्लांट एंड मशीनरी आपने गिरवी रखी हो। ठीक है, कोई भी चीज हो सकती है, तो उसको कहते हैं एबीएस, एसेट बैक्ड सिक्योरिटी। तो दो टाइप के ऐसे एसडीआई होते हैं, एसेट बैक्ड सिक्योरिटी और मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटी। दोनों में फर्क क्या है, लोन में क्या गिरवी रखा गया है उस पर डिपेंड करता है। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी गिरवी रखी हुई है तो उसको एमबीएस कहेंगे, अदर देन लैंड एंड बिल्डिंग कोई एसेट गिरवी रखा गया है तो उसको एबीएस कहेंगे। ठीक है, अभी आपको इतना ही समझना है, आगे बढ़ते हैं। सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट कम विथ वेरियस एडवांटेजेस ओवर कन्वेंशनल फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग, जैसे कि नॉर्मल डेट डिबेंचर्स हो गए, नॉर्मल बॉन्ड्स हो गए, उनके मुकाबले ये और अच्छे माने जाते हैं एंड आर मोर वैल्यूएबल टू द पोर्टफोलियो। मतलब जो इन्वेस्ट कर रहा है, इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए ये एक अच्छा एसेट हो जाता है जहां पे पैसा लगा सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ सिक्योरिटाइज्ड डेट इज मॉर्गेज्ड बैक्ड सिक्योरिटी। मतलब जो लोन्स इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट दिए गए हैं, जिनको आप लैप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी कहते हो, तो लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी वाले जो लोन्स हैं उनको जब सिक्योरिटाइज आप करते हो तो उनको कहते हैं एमबीएस। मतलब वो सिक्योर्ड माने जाते हैं, सेफ माने जाते हैं, क्योंकि पैसा डूब नहीं सकता या बहुत कम पैसा डूबेगा क्योंकि मूवेबल प्रॉपर्टी आराम से बेच सकते हैं। ठीक है, एसडीआई कैन लोअर द इंटरेस्ट रेट्स एंड फ्री अप द कैपिटल फॉर बैंक। ठीक है, बैंक फ्री हो जाती है, बैंक का जितना है आज के आज पैसा मिल जाता है कि बैंक, अब इसको आपको थोड़ा वही सोचना पड़ेगा। जब तक आप बैंक के हिसाब से नहीं सोच पाओगे आपको ये सब बेतुका भी लग सकता है, आपको लगेगा बैंक ऐसा क्यों कर रही है। पहले आप बैंक बन के देखो, आपको दिखेगा कि यार 120 करोड़ का ईएमआई है, लेकिन इसका ड्यूरेशन भी तो होगा ना, 8 से 10 साल, 12 साल, 15 साल तक के भी हो सकते हैं। तो 8, 10, 12 साल में ये अमाउंट रिकवर होने वाला है, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी तो होती है ना, कोई चीज अमाउंट मिलेगा, लेकिन अगर 5-5, 10-10 साल बाद मिलेगा तो वो उसका वैल्यू आज की डेट में तो कम ही होगा ना। और ये जो 70 करोड़ बैंक को मिल रहा है ये आज मिल रहा है, 10 साल में नहीं मिल रहा है। ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंपोनेंट आपको समझना है। बैंक को आज के आज 70 करोड़ रुपए मिल चुके हैं,
बैंक इसको फिर इन्वेस्ट कर सकता है, फिर लोन बांट सकता है, ये 70 का फिर से 100 कर सकता है। आ रहा है ख्याल में? तो बैंक का एक तो टाइम बचता है, दूसरा अनसर्टेनिटी कम होती है। अगर वो ऐसे ही गाड़ी चलने देती है, आपको यही बस सोचना है कि सपोज बैंक अगर ये लोन सिक्योरिटाइज नहीं करे, खुद ही रिकवर करे, तो बैंक को ऐसा लगता है कि रिकवरी बहुत कम होगी, टाइम भी वेस्ट होगा, हमारा पैसा भी अटका हुआ है। ये सबसे बड़ा कंसर्न ही है कि हमारा पैसा 100 करोड़ रुपए हमारा अटका हुआ है, ये अगर हमको वापस मिल जाए तो हम किसी और को लोन देके कुछ और कमा सकते हैं, लॉस रिकवर हो सकता है ओवर द टाइम। लेकिन अगर हम बने रहेंगे, एनपीए को रिकवर करने की कोशिश करेंगे, एक तो हमको ईएमआई मिलने वाली है नहीं, ऐसा भी नहीं है कि चलो पैसे मिल रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि एनपीए बन चुका है तो अब कोई होप भी नहीं है, ईएमआई मिलने वाली नहीं है। और बैंक एक्शन लेने में काफी स्लो होती है, ठीक है, बैंक के रूल्स काफी अलग होते हैं, और प्राइवेट कोई ट्रस्ट वगैरह है या सबके रूल्स अलग होते हैं, आपको अभी उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। एनबीएफसी के रूल अलग होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के रूल अलग होते हैं, बैंक के रूल अलग होते हैं। रिकवरी में ये लोग बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान नहीं कर सकते, आरबीआई के बहुत नॉर्म्स होते हैं जो जो लोन होल्डर्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं कि आप कितनी बार कॉल कर सकते हो, सुबह समझ रहे हो, वर्किंग आवर्स में आप कॉल करो, बहुत ज़्यादा हैरेस आप नहीं कर सकते एज अ बैंक, क्योंकि आप रजिस्टर्ड हो, आपका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, समझ रहे हो। तो बैंक का रिस्क बहुत है, कुछ पैसा रिकवर करने के लिए बैंक ने कुछ कर दिया और कल चल के उनका लाइसेंस कैंसिल हो गया तो बैंक इतना बड़ा रिस्क नहीं लेता है, आए ख्याल में। तो बैंक को ये ज्यादा सेफ लगता है कि चलो लॉस है, अपफ्रंट बैंक को सीधा सीधा लॉस है, लेकिन वो पुरता है, वो एक तो झंझट से निकल जाते हैं, और 70 करोड़ आज के आज आपको हाथ में मिल जाता है, जो आप फिर से लोन बांट के फिर से अपना अर्निंग चालू कर सकते हो, ठीक है। तो बैंक के लिए ये काफी कन्वीनियंट एक तरीका है, ठीक है। बट दे कैन ऑल्सो एनकरेज लेंडिंग फॉर रीजंस अदर देन मेकिंग अ प्रॉफिट। अब ये सब 2-3 लाइन्स आपको भी ख्याल में नहीं आएंगी, आगे चल के ख्याल में आ जाएंगी। थोड़ा थोड़ा जो नहीं आए तो उसको पेंडिंग लिखते जाना, ठीक है, अटक मत जाना, एक आध दो लाइन कहीं कुछ नहीं समझे पेंडिंग लिख देना अभी, बाद में जब आप आगे बढ़ोगे, रिवीजन लेवल पे आओगे, बाद में जब फ्री लाना पढ़ोगे, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। सेबी हैज लेड डाउन फ्रेमवर्क फॉर पब्लिक ऑफर एंड लिस्टिंग ऑफ एसडीआई। एसडीआई का आप पब्लिक ऑफर कर सकते हो, और क्योंकि पब्लिक ऑफर है तो आप इसको लिस्ट आपको कराना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके प्रॉपर रेगुलेशन है, जिसको भी एसडीआई इशू करना है और सब करना है वो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये प्रॉपर इसको करने के लिए कंपनीज बनती हैं, ठीक है, जो आप पढ़ोगे आगे चल के उसको कहते हैं सिक्योरिटाइजेशन कंपनी। सिक्योरिटाइजेशन कंपनीज बनती हैं जो ट्रस्ट क्रिएट करके ये पूरा ऑपरेट करती हैं, और अपना जो मैनेजमेंट फीस है वो ले लेती है। इसमें जो भी ये कर रहा है वो बस ये जो प्रोसीजर करता है या ये जो पूरा मगजमारी है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो बस उसका पैसा लेते हैं, उनको प्रॉफिट नहीं चाहिए होता है। उनको लगता है कि चलो मेरे को एक काम मिल गया, अगर मैं पैसा रिकवर करके इन्वेस्टर्स को दे दूं तो मुझको मेरा फीस तो मिल जाएगा। जैसे बैंक या कोई भी सर्विस प्रोवाइडर होता है, आप भी कल कंपनी सेक्रेटरी बनोगे, सर्विसेज दोगे ना, किसी को अगर आप सर्विस देते हो तो आप प्रॉफिट कमाने के लिए थोड़ी सर्विस देते हो। आपको क्या लगता है, भाई मेरा सर्विस फी, मेरा सैलरी मुझे मिल जाए, मेरा बात खत्म। तो जो लोग ये पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन फीस के लिए सोचते हैं कि अगर मैंने 100 करोड़ रुपए रिकवर करके इनको दे दिया, या जितना भी रिकवर होता है जैसा इन्वेस्टर कहेंगे वैसा मैं करके अगर दे दूंगा, मेरा सैलरी मुझे मिल जाएगा। तो ये लोग अपना जो बस काम है उसके पैसे लेते हैं, रिकवर कितना हुआ नहीं हुआ ये उनका जिम्मेदारी नहीं रहती है, ठीक है। वो बस काम करेंगे, वो जो आप इन्वेस्टर कहेंगे, मीटिंग होगी उनकी, जो वो बोलेंगे कि केस करो तो केस कर देंगे। तो ये बेसिकली एडमिन देखते हैं, ठीक है, एडमिन देखते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं। एक्चुअल रिस्क कौन ले रहा है? इन्वेस्टर्स ले रहे हैं। एक्चुअल रिस्क कौन ले रहा है? इन्वेस्टर ले रहे हैं। जो पैसा दे रहा है एसडीआई के अगेंस्ट वो रिस्क ले रहा है, समझ रहे हो। तो ऐसा है, तो इसमें आता है और भी आएगा, रिकंस्ट्रक्शन कंपनी भी आएगी, बहुत सारे इसमें और कंसेप्ट्स हैं, ठीक है, जो धीरे धीरे आएंगे तो अपन बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर सेबी ने गाइडलाइंस बनाई हुई है, कोई भी एसडीआई इशू करके फंड्स रेज कर सकता है और वो लिस्ट कराना पड़ेगा उसको, ठीक है। एंड हैज स्पेसिफाइड लिस्टिंग एग्रीमेंट फॉर एसडीआई
एंड अ फ्यू प्राइवेटली प्लेस्ड एसडीआई हैज ऑलरेडी बीन लिस्टेड ऑन द एक्सचेंज। ठीक है, प्राइवेटली भी आप इशू कर सकते हो, पब्लिक ऑफर भी आप दे सकते हो। पब्लिक ऑफर जब भी आप देते हो लिस्टिंग मैंडेटरी होती है, और जब भी आप प्राइवेटली प्लेस करते हो लिस्टिंग ऑप्शनल होती है। तो प्राइवेटली इशू करके भी काफी कंपनीज ने वॉलेंट्रीली लिस्टिंग कराई हुई है। ठीक है, तो ये ब्रीफ में ये कंसेप्ट है एसडीआई का।